अपन लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, विद्युत चुंबक को, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, परिनालिका, ये सब चीजें देख चुके हैं। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल को देख चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर जो है विद्युत मोटर भी कॉन्सेप्ट करती थी, मोटर विद्युत मोटर के देख रहे थे। कल हमने देखा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। एक कुंडली में यदि चुंबक को अंदर बाहर करेंगे तो इस कुंडली में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। और दूसरी कुंडली के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसको परप्रेरकत्व बोलते हैं। इंग्लिश का पता नहीं मुझे। पर पेड़ का तो बोलते हैं। इस कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी थी, ये कुंडली जबरन में एक्साइट हो जाती है, इसमें जबरन में करंट बहने लगता है और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम पर पेड़ तत्व। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे जहाँ तक है, और उसको जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर इंडक्शन बोलेंगे। जय बजरंग। तो इस कुंडली के कारण से इसमें करंट जो है वो बन जाता है। यहाँ से बात आती है कि मतलब उल्टा पॉसिबल है, यदि हम जो चालक तार है उसको स्थिर रखें और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, तो हम जो है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो फैराडे ने किया था सिद्ध, पर प्रेरकत्व को दिखाकर। आपने देखा भी था कि जैसे ही हम विद्युत धारा चालू करते हैं या बंद करते हैं, उस दौरान जो है गैल्वेनोमीटर में हलचल देखी जा सकती है। गैल्वेनोमीटर के बारे में भी जाना हमने। गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा को संसूचन के लिए जो एक यंत्र होता है, सेंस करता है कि विद्युत धारा है या नहीं है। और गैल्वेनोमीटर और अमीटर में अंतर क्या रहता है? अमीटर जो है विद्युत धारा का मान बता रहा होता है, प्लस या माइनस में नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो प्लस या माइनस में विद्युत धारा का मान बता रहा है, धनात्मक विद्युत धारा है या ऋणात्मक विद्युत धारा है, उन दोनों बता देता है। और ये सेंसर की तरह भांति काम करता है। इसका मतलब दोनों की क्वालिटीज अपनी अपनी है, दोनों अपनी जगह पर यूज किए जाते हैं अपने अपने फील्ड में। दाहिने हाथ का नियम हमने कल देखा था, क्या बोलता है? दाहिने हाथ का नियम बाएं हाथ के नियम जैसा ही है, इसमें भी तर्जनी होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही होती है। मध्यमा होती है जो नहीं सॉरी, मध्यमा का बाद में बात करेंगे, क्योंकि प्रेरक धारा उत्पन्न होती बाद में। कब? पहले हम चालक तार को गति प्रोवाइड करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो, चालक की गति इस डायरेक्शन में हो, तो जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तीनों के बीच जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और यही जो है दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम है। तो ये चीज आप जो है वो याद रखेंगे इसको। शायद अपन ने कल इसके बारे में बात कर ली थी। आज जो है हम जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरेटर का शुरुआत जो है हम एक वीडियो से ही करेंगे। खान एकेडमी का वीडियो देखेंगे और उसमें जो है वो जनरेटर कैसे काम कर रहा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे जो है वो जनरेटर काम कर रहा होता है। ओ, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम कैसे लगता है जनरेटर पे, किस तरह से वो काम कर रहा होता है, देखते हैं। अकेडमी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी एंड डीसी। तो जनरेटर पे बात कर लेते हैं। हिंदी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दो है वीडियो। ये 2 साल पुराना है, दोनों ही 2 साल पुराने हैं। एक का 2 मिलियन व्यू है। इसी को और इस देखते हैं। करंट की खास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। पावर स्टेशंस कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। अब इनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज तो होती नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है। प्रोड्यूस हो। इनके मैं अंदर 2x असल में पे होता चला है रहा हूँ। बड़ा सा पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस, इसे हम बुलाते हैं टरबाइन। टरबाइन अब होता अगर है। इसे हम रोटेट करें तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये टरबाइन से जो है रोटेशन कम होता करके है। इस पे स्टीम को मारो बहुत ही हाई वेलोसिटी से, या फिर मैं गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करूं इसे गोल घुमाने के लिए, या फिर तुम इसे विंड मिल में फिट कर दो ताकि हवा के कारण ये गोल गोल रोटेट करने लगे और फिर इससे हमें कल अपन ने इसके बारे में बात करी थी। हमें क्या है, हमको अपने को क्या है, अपने को केवल टरबाइन घुमाना है, आर्मेचर घुमाना है। तो पानी से घुमाओ, भाप से घुमाओ या विंड मिल से घुमाओ। इलेक्ट्रिक पे, जिसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले। उन्होंने हमें ये कहा था। वो जनरेटर जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। बोल रहे हैं अगर किसी जो कंडक्टर होता है उसको घुमाए मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब यहाँ पर जो है वो एक कंडक्टर ना लेके उसी तरह जैसे मोटर में 4 कंडक्टर लिए थे वैसे कंडक्टर ले रहे हैं। तो फिर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करने वाला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, कॉइल को इस तरह से घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे घुमाएंगे, और घुमाएगा कौन?
कोई भी घुमा सकता है, टरबाइन घुमा रहा होगा। टरबाइन कौन घुमाएगा? पानी घुमाएगा, हवा घुमाएगी या स्टीम घुमाएगा, कोई भी घुमा सकता है। उसके कारण से क्या होगा, इस कंडक्टर में विद्युत धारा जनरेट होगी, और उसी विद्युत धारा का यूज हम जो है हमारे घरों में ट्रांसमिशन के लिए कर सकते और हैं। इसी की मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये घूम रहा है, और घूमने के साथ काय से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड, धातु के बल्ले से कनेक्टेड है, इसके दोनों सिरे, और ब्रश से कनेक्ट होते हुए बल्ब से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे बल्ब इस जल पूरी रहा है। डिवाइस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये स्पिनिंग मोशन को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है, उसके लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जानना पड़ेगा, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। तो मान लो कि हमारी टरबाइन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो हमारा कॉइल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट करेगा। अब इस केस में यार इंड्यूस करंट ये किस डायरेक्शन में होने वाली है। अब ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करंट यहाँ पर दो डायरेक्शन में हो सकती है। कैसे? या तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, या फिर इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जा रही होगी। डायरेक्शन कैसे पता करें? उसके लिए जो है हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, और वो नियम क्या कहता है? वो ये दाएं हाथ करेंगे का नियम फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल का, जो कि कहता है कि राइट हैंड को कुछ ऐसे खोलो कि ये तीनों उंगलियां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थंब बता देगी कि वायर किस डायरेक्शन में मूव जैसा लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही राइट हैंड कर रही रूल है, है। वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। और फोर फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो फिर इस पिंक वायर में इंड्यूस आपके हिसाब से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, दाएं हाथ का नियम लगाना है, सीधे हाथ से देखना है। चुंबकीय क्षेत्र जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, बल कहाँ लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? आप खुद देखो, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, बल कहाँ लगा रहा है? ऊपर की दिशा में। तो मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो करंट कैसी की होगी? डायरेक्शन निकालने के लिए अंदर मैं की यही साइड करने वाला हूँ। होगी। अपने राइट हैंड को मैं कुछ ऐसे अलाइन करूंगा इसके कि इसकी थंब पॉइंट करे इस पिंक वायर के मोस्ट राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ, देखो ब्लू वायर ये किस नीचे तरह की से आएगा हाथ हमारा? चुंबकीय चुंबकीय दिशा इस डायरेक्शन में है, बल हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं क्योंकि इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। करंट कैसा जाएगा? तरफ अंदर की मोशन कर रही है, तरफ यानी कि जाएगा। मेरा थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये तो अभी भी और इस वाले में कैसा होगा? इस वाले में जो है चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, बल यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, बल यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, बल चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, बल नीचे की तरफ हो जाएगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो मेरी तरफ होगी। हाथ देखते हैं उनका हाथ कैसे आता है। ये देखो हाथ को इस तरह से बताया, चुंबकीय दिशा, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, बल नीचे की तरफ लग रहा है, किस भुजा पे? ये ब्लू वाली भुजा पे। और चुंबकीय जो धारा की डायरेक्शन है वो किस साइड है? इस साइड रहेगी। मतलब ये होगा कि इस वाली भुजा पे करंट इधर से जा रहा होगा, इस वाली भुजा में इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। मतलब करंट यहाँ से जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इधर से होता हुआ इधर से ऐसा ऐसा जा रहा है ना? इस तरह से करंट मूव कर रहा होगा। और जब वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाए तो फिर इसमें इंड्यूस कर सकता हूं कि बाकी वायर्स में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। पिंक वाली से करंट अंदर जाएगी और ब्लू से बाहर आएगी, तो पिंक से यानी अंदर करंट ऐसे जाएगी, जाके ब्लू से ऐसे बाहर, राइट डायरेक्शन में जाने वाली है इस इस तरह वायर में। से जा और रही फिर है। ये बाहर, और फिर इसमें ये ऐसे, और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगी। अब देखो इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बाहर में एक एक्सटर्नल सर्किट होगा जिसे मैंने दिखा नहीं रखा है अभी, उसे हम बाद में दिखाएंगे। तो करंट बाहर यहाँ के से फ्लो सर्किट करके को पहले भी छुपाया था इन्होंने, अभी भी छुपाना फिर है। ऐसे इसमें इंटर करने वाली है, और फिर ये पिंक वाली में अंदर। तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसे दिखाने के लिए मैं सारे एरोस को बना देता हूँ। हाँ, अब देखो हमारी कॉइल ये स्टेशनरी तो है नहीं, ये तो तो करंट यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें से होता हुआ इस तरह से जाएगा। ये कॉइल स्टेशनरी नहीं, मतलब स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर नहीं, लगातार घूम रही है। रोटेट कर रही थी ना, तो ये कॉइल रोटेट करती जाएगी और करंट बिल्कुल ही ऐसे फ्लो करता रहेगा। क्योंकि देखो ये पिंक वाली वायर ये अभी भी ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे आ रही है। लेकिन जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल हुआ, वर्टिकल पोजीशन में आया, वैसे ही देखो अब पिंक वाली वायर ये नीचे आने वाली है और ब्लू वाली ऊपर जाने वाली है। देखो फिर से देखो, जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अभी ये ऊपर जा रही थी पिंक वाली, अब पिंक वाली नीचे आएगी, आधे के बाद इस साइड नीचे आएगी, और ब्लू वाली ऊपर जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए ना, और वही होगा अभी। देखते हैं ये वर्टिकल हुआ और ये हाँ, अब पिंक वाली वायर नीचे जाएगी। और हमने ये देख रखा है कि जो भी वायर नीचे जाती है उसमें करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होता है, और जो वायर ऊपर जा रही है उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाने वाली है स्विच कुछ ऐसे। बदल जाने और फिर वाली। ये कॉइल ऐसे ही रोटेट करता रहेगा जब तक कि फिर से ये डायरेक्शन वर्टिकल पे पोजीशन ध्यान में ना आ दो। जाए। और अब देखो अब पिंक वाली वायर ये फिर से ऊपर की तरफ आने वाली है, और जब वायर ऊपर की तरफ आए तो उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है। और ब्लू वाली वायर ये अब नीचे की तरफ आने वाली है, और जब वायर नीचे की तरफ आए तो उसमें करंट ये बाहर की तरफ इंड्यूस होता है। यानी कि फिर से एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है कुछ ऐसे। तो यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आती है वैसे ही इसमें करंट की ऊपर डायरेक्शन जाती है ये तो अंदर चेंज की हो जाने तरफ वाली जा है। रही ये है, इंपॉर्टेंट चीज हो नीचे गई। जाती है तो तो अगर बाहर मैं की तुम्हें इस तरफ पूरे आ रही मोशन है का करंट की एनिमेशन दिखाऊं तो डायरेक्शन। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो देखो जब भी हमारी करंट की कॉइल ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज हो रही है परपेंडिकुलर बार आएगी बार। तो फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। हाँ, वैसे मैं इस एनिमेशन में कॉइल को रोक दे रहा हूँ जब भी ये परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि तुम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज होता वो बीच में रोक क्यों रहे हैं? ताकि आप देख सको आसानी से, है ना? और ताकि देख सको, हुआ देख इमेजिन सको। कर सको। वैसे असलियत में ये मोशन बिल्कुल ही कंटिन्यूअस होने वाला है, और और ये लगातार रियलिटी में जो है वो लगातार घूमती रहती, रुकती ये नहीं है। कॉइल कभी रुकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, मैं इन दोनों वायर्स को एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करूं ताकि ये लूप क्लोज हो जाए और उसमें करंट बात वही है, अगर यहाँ पर हम तार से जोड़ देंगे इन कॉइल को तो वो तार मुड़ जाएंगे, जैसे ही कुंडली घूमेगी वो तार मुड़ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा टूट जाएंगे। फिर से वही बात, हमको ऐसा सर्किट बनाना है बाहर
कि जिसके कारण से करंट जो है वो बाहर के सर्किट में आ सके, जो बल्ब लगा रहे हैं हम वो जल सके। तो फिर से हमें एक कम्यूटेटर की जरूरत होगी, कम्यूटेटर कंटिन्यूसली सर्किट फ्लो की करे। जरूरत होगी। तो इसके लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूं और उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं इन वायर ये जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट से हम बल्ब जला सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि इस करंट को बाहर कैसे लाया जाए बिना इसको मोड़े। से, कुछ ऐसे। तो जब ये कॉइल ये रोटेट करना चालू करेगी तो ये वायर्स ये आपस में उलझने लगेंगे कुछ ऐसे, और ये जो कनेक्शन है ना ये ब्रेक हो जाने वाला है। तो इसी से बचने के लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें होते हैं कुछ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर हमने स्लिप रिंग लगा दिए यहाँ पर, और उसके साथ साथ ब्रशेस लगा दिए। तो अब ये जो तार है वो स्लिप रिंग के अंदर घूमते रहते हैं ताकि इससे टच में रहे। इसी तरह से ये वाला तार इसके टच में रहेगा और करंट क्या हो जाएगा, ब्रश के थ्रू बाहरी सर्किट में जाएगा। ये मेटालिक रिंग्स, उससे क्या होगा, इन्हें वो हम तार बुला रहे हैं मुड़ेंगे स्लिप नहीं। रिंग्स। ये पिंक वाली रिंग और ये ब्लू वाली रिंग। और तुम्हें डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दोनों रिंग्स ये इंडिविजुअली एक एक वायर से कनेक्टेड हैं। ये पिंक वाली रिंग ये इस लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है, और ये ब्लू वाली रिंग ये इस राइट वायर से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है ना, तो ये रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करती हैं। अब ये स्लिप रिंग्स ये कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से। ये ब्रश और ये ब्रश वैसे कनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि केवल टच कर रही होती हैं। मेरा मतलब है कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगी ना, तो ये ब्रशेस इसके साथ रोटेट नहीं करेंगी, बल्कि ये केवल इसके ऊपर स्लिप करने वाली हैं। ब्रश यहीं रहेगा, रिंग भी यहीं रहेगी, तार उसके अंदर मूव कर रहा है ना। और इसलिए तो हम इन रिंग्स को रनिंग स्लिप रिंग्स करते हुए बुलाते हैं। बताएंगे तो अब अगर तुम्हें देखेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो, यहाँ पे एक ब्रश है जो ये देखो, ब्रश जो है वो रिंग को टच कर रहा है, तो ब्रश मूव नहीं कर रहा है, रिंग मूव कर रही है। कि एक रिंग को टच कर रही है। अब अगर ये रिंग रोटेट करेगी ना, तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली है, बल्कि ये केवल उसके ऊपर स्लिप करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। देखो, यहाँ पे ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में। देखो, ये वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। फिर यहाँ से करंट ये ट्रांसफर हो जाने वाली है बाहर के सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश। और उसके बाद फिर करंट यहाँ से यहाँ जाएगी इस कार्बन ब्रश में, और फिर ये करंट को ट्रांसफर कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग में। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, तो इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब हमारा कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए तो ये जो स्लिप रिंग्स है इसके साथ अटैच ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लगेंगे। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस ये तो केवल इसे टच कर रहे हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे, ना कि रोटेट। अब देखो, ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस ये दोनों मिलकर बाहर वाले वायर्स को उलझने से बचाती हैं, और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखती हैं, दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखती हैं। अब देखो, जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा, वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अब करंट की करंट पिंक वाले डायरेक्शन वायर चेंज से होके होगी। पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू इस कार्बन ब्रश के थ्रू इस बल्ब के थ्रू जाके फिर ये ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी, और फिर ये उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर इंटर कर जाने वाली है। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर पे इस सर्किट में बहने वाला करंट ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। हर सर्कल के बाद, एक चक्कर के बाद, हर साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। पहले इधर से जा रही है, फिर उसके बाद जैसे इस साइड कर देंगे तो इस साइड से जाने लगी। हर साइकिल के बाद, हर चक्र के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब करंट क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस हो रहा होगा। कौन सा करंट होगा यहाँ पर, एसी की डीसी? करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कौन सा करंट होगा यहाँ पर? एसी होगा कि डीसी होगा? आवाज क्लियर नहीं आई, कौन ने बोला? एसी। जी हाँ, एसी करंट होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हर चक्र के बाद बदल तो रही मान है। लो कि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो हमारा बल्ब ये ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद ये हमारी रिवर्स हो गई करंट, यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब मान लो कि बल्ब ऐसा बल्ब होते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं ऐसे बल्ब, केवल आपको दिखाने के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। उन्होंने येलो और ब्लू कलर का कॉन्सेप्ट ये किया येलो कलर हुआ की है। लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात ये है ना कि ये करंट हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, और इसे हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो हर साइकिल बाद जो है वो डायरेक्शन या फिर चेंज कर एसी। लेती है। अब देखो, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस से तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसमिट करने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू यूनि डायरेक्शनल करंट या फिर डीसी। इसलिए हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। और हाँ, क्योंकि ये जनरेट हमारे घरों में, जीके का क्वेश्चन है, हमारे घरों में एसी करंट आता है कि डीसी? एसी करंट आता है। बैटरी से मिलने वाला करंट डीसी होता है। फिर डीसी डीसी की और एसी अलग अलग बने क्यों, उसके बारे में भी चर्चा हमें एसी करेंगे। करंट दे रहा है, इसलिए इसे हम बुलाते हैं एसी जनरेटर। और ये जनरेटर हमें एसी करंट दे रहा है, इसलिए एसी अब जनरेटर मान है। लो कि तुम्हें डीसी जनरेटर बनाना हो जो कि तुम्हें एक डायरेक्ट करंट दे, मतलब कि इस सर्किट में जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करे। बोल रहे हैं कि अब आपको ऐसा जनरेटर बनाना है जो डीसी करंट दे, उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, आपको एक जैसी डायरेक्शन में दे। तो वो कैसे बना सकते हैं? कोई बता सकता है गैस करके कैसे बना सकते हैं? केवल एक जरा सी चीज चेंज करना है। गैस कर सकता है कोई? तुक्का लगाना है आपको। क्या चेंज करोगे इसमें?
भैया वो विभक्त, एक ही विभक्त वाला रखना है और वही हाँ, आधा काट वलय देना है। जो है वो आधा काट देना है, तो आपको डीसी जनरेटर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। बिल्कुल सेम ही रहे, मान लो कि कुछ ऐसे इसी डायरेक्शन में करंट जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आओ इन स्लिप रिंग्स को हटा देते हैं। तो अगर मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हर आधे साइकिल पे मुझे कार्बन ब्रश और इस वायर के बीच के कनेक्शन को चेंज करते रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्यों। तो देखो, इस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन ये सेम रहे, तो मैं इस कार्बन ब्रश को इस पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ये पिंक वाली साइड की वायर से। तो देखो, करंट ऐसे जाएगा, ये पिंक वाले के थ्रू, फिर ब्लू वाले से होके, फिर ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो, ये कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने वाली है, और जैसे ही ऐसा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन ये चेंज कर जाएगी। अब अगर सर्किट में मुझे करंट को ऐसे ही मेंटेन करना है, तो इस बार मुझे इस कार्बन ब्रश को कनेक्ट करना पड़ेगा इस वायर से, ये ब्लू वाली साइड की वायर से। तभी तो करंट ऐसे जाएगी और ये ब्लू वाले के थ्रू फिर पिंक वाले से निकल के फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, फिर से आधे साइकिल के बाद ये वायर वर्टिकल हो जाने वाली है, ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगी और फिर करंट फिर से चेंज कर जाएगा अपना डायरेक्शन। अब इस बार अगर मुझे सर्किट में करंट को सेम मेंटेन करना है, तो इस बार इस कार्बन ब्रश को मुझे इस वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, पिंक वाली साइड के वायर से। तभी तो देखो, करंट ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे निकल के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे मुझे हर आधे साइकिल के बाद कार्बन ब्रश और वायर के बीच के कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ रहा है, मुझे कार्बन ब्रश को अलग दूसरे वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये कनेक्शन में चेंज ये ऑटोमेटिकली आए और ये हमेशा कंटिन्यूअसली आता रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नए टाइप का रिंग, स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स। मतलब कि अगर तुम्हें एक रिंग को लो और उसे बीच से आधे आधे हिस्से में बांट दो, तो तुम्हें मिल जाएगा स्प्लिट रिंग्स। वो जो पूरा यूज कर रहे थे रिंग, वो स्लिप रिंग था, पूरा के पूरा एक गोला था। और यहाँ स्प्लिट रिंग है, विभक्त वाला है। वो केवल वलय थे, ये स्प्लिट रिंग है, विभक्त वाला है। स्प्लिट रिंग्स बनी होती है दो आधे रिंग से, यही स्प्लिट रिंग जो है हमने डीसी मोटर में भी यूज की हुई थी। जिनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। अब आओ देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे हम हर आधे साइकिल पे कॉन्टैक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कार्बन ब्रश ये पिंक साइड के कांटेक्ट में है, ये देखो। और स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल यही चाहिए था, ताकि करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मेंटेन रहे। लेकिन देखो, थोड़ी देर बाद हमारा कॉइल ये रोटेट करके वर्टिकल हो जाएगा और फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। लेकिन यहाँ देखो, हमारा ब्रश ये ब्लू साइड के कांटेक्ट में आ गया है, और ये बिल्कुल ही अच्छी चीज है, क्योंकि अभी भी हमारा करंट का डायरेक्शन ये बिल्कुल ही मेंटेन रहने वाला है। अब देखो, तुरंत थोड़ी देर बाद ये जो कॉइल ये फिर से रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में आ जाने वाला है और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। अब क्या हो जा रहा है, अब जो है वो कॉइल की ब्रश से जो है वो कॉइल का जो अटैचमेंट है वो चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण से करंट जो है वो एक ही यहाँ डायरेक्शन में देखो, बना हमारा रह रहा है। ब्रश ये पिंक वाले साइड के कॉन्टैक्ट में आ डायग्राम गया में है और समझाऊंगा हमारी मैं। करंट की डायरेक्शन ये अभी भी चेंज नहीं हुई है एक्सटर्नल सर्किट में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे इन स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करके हम ऑटोमेटिकली ब्रश और वायर के बीच के कॉन्टैक्ट को चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया है अपना डीसी जनरेटर, ये हमें डायरेक्ट करंट देता है। देखो, वो बाहर के डायरेक्ट सर्किट में करंट करंट की देगा, डायरेक्शन एलईडी जला सकते हैं हम, है ना। एक मोटर वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसको देखेंगे। डीसी जनरेटर, लाइटिंग, एलईडी। एक जनरेटर के द्वारा आप कैसे, ये सिंपल सी मोटर है, देखना जो गणेश जी में यूज करते हैं ना, उसी तरह की मोटर है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से मोटर जो है वो जनरेटर में कन्वर्ट होती है। साउंड बंद कर रहा हूँ मैं। सिंपल एलईडी ली हुई है, उसको जो है वो जलाकर देख रहे हैं कि जो है वो ये बैटरी से चलाओगे तो जलेगी, जाहिर सी बात है। उसमें स्विच लगा दे रहे हैं, ताकि एक सिंपल सा सर्किट बना दिया उन्होंने। स्विच हटता, स्विच जो है वो उससे एलईडी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जला रहे हैं वो। स्विच चालू करेंगे, एलईडी जल जाएगी, बैटरी से जला रहे हैं। तो एक तरह से टॉर्च बना लिया उन्होंने खुद का। अब देखना यहाँ पर एक ये वाली मोटर ली उन्होंने, सिंपल मोटर नहीं है, गणेश जी वाली मोटर नहीं है, थोड़ी सी अलग टाइप की मोटर है। और ये जो है वो बैटरी से कनेक्ट करेंगे अगर अपन, तो सिंपल सा फैन घूमता है उसमें, ये फैन लगा दोगे आप और इसको कनेक्ट कर, जैसे गणेश जी का चक्र घूमता है ना, वैसे ये वाली मोटर घूमेगी। इसमें फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखना, वो फैन चला के दिखा रहे हैं आपको, बैटरी से कनेक्ट करी वो मोटर, उसमें स्विच लगा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे चालू कर रहे हैं, फैन चालू हो जा रहा है। ये देखो, स्विच ऑन कर रहे हैं, फैन चालू हो जा रहा है, कनेक्शन कर दिए, स्विच से चालू करके दिखा रहे हैं। ये इसको बना लिया, पंखा जैसा बना लिया उन्होंने अपने घर में, मतलब गर्मी लग रही है तो उसको चला लिया कभी भी। अच्छा, इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? अगर हम बैटरी से पंखा चला रहे हैं, अगर पंखे को हम घुमाएं, तो क्या एलईडी जलाई जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। अगर इसी चीज में, यही मोटर में, मैं दो जो टर्मिनल है उसके, वो टर्मिनल पे इन्होंने बताया नहीं है, वो मेन चीज बताया नहीं, उसके दो टर्मिनल पे यदि मैं एलईडी लगा दूं, बैटरी बैटरी की जगह एलईडी लगा दूं, क्या वो बिजली उत्पन्न कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, मोटर से हम जो है वो बिजली उत्पन्न करवा सकते हैं।
फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट सब बकवास हैं, वो रियलिटी नहीं होती है। यहाँ पर कोई ने प्रैक्टिकल बताया नहीं यार। सिंपल सा प्रैक्टिकल है, करा तो होगा ये। मोटर लगा दी डायरेक्ट बैटरी पे, सोल्डरिंग आयरन से उसको टच टच कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जो है वो एलईडी भी जलेगी और मोटर भी जलेगी। एलईडी लगाई या नहीं? एलईडी नहीं लगाई। सिंपल सा प्रैक्टिकल है। पंखा ऐसा बना दिया। दूसरा, बैटरी से ही जो है वो एलईडी जला रहे हैं, तो टॉर्च जैसा बन जाएगा। मेरे को इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सिंपल सी बात है। तीसरा, बैटरी का यूज ही नहीं करना है मुझे। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? ट्रांजिस्टर लगाया है शायद। एक एलईडी लगा दी है, उसको कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, वो एलईडी रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, रिसीवर है ये। भाई मेन प्रैक्टिकल इन्होंने बताया नहीं यार। मेरे को मोटर से एलईडी जलते हुए दिखाना था उनको। आप गणेश जी का चक्र चलाते हो ना, चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पर मिल नहीं रहा है वीडियो। गणेश जी का चक्र चलाते हो तो क्या करते हो उसमें, उस मोटर में क्या करते हो, इस तरह की वो मोटर रहती है। उसमें दो, यहाँ पर जो है वो पंखा लगा रहता है आपका। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। आप क्या करते हो, एक बैटरी लेते हो, बैटरी से जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक से जोड़ देते हो, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो। ये चक्र जो है वो घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। मैं बोल रहा हूँ इसका उल्टा करो आप। बैटरी ना देकर यहाँ पर जो है वो छोटी एलईडी आती है ना जो जलती है, उसको यहाँ पर लगा दो। एलईडी बल्ब को यहाँ पर लगा दो। छोटा वाला एलईडी बल्ब आता है ना, जो इस तरह का नहीं दिखता है वो छोटा ऐसा ऐसा दिखता है। और यहाँ पर जो है वो ऐसा टर्मिनल बने रहते हैं इसके। इसको यहाँ पर लगा दो। इस चीज को आप हाथ से घुमाओ, इसके टर्मिनल को हाथ से घुमाओ। देखना है कि ये जलती है कि नहीं जलती। सभी मोटर के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ मोटर के साथ ऐसा होगा। आप खुद का जनरेटर बना रहे होगे, आपके पास खुद का जनरेटर होगा। आपको बस इधर एक पंखी लगाना है, उसको हवा के सामने रख देना है, ये एलईडी जलती रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी मोटर के साथ नहीं होगा, मैंने बताया आपको। सिंपल सा प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास मोटर रखी हुई है तो इसको करके देख सकते हो। बहुत आसान सा जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। अगर आप करते हो तो ज्यादा अच्छे समझ में जाएगा आपको, है ना। तो बात ये बोलना चाह रहे हैं, आज आपने जो वो चीज देखी कि जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब थोड़ा सा अपन 2D डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2D डायग्राम में ये कैसे काम करता है। 2 मिनट, ये एक वीडियो अपलोड कर दूं। अब इसको 2D में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अपने सर के डायग्राम कैसे काम कर, मतलब जो अपन नॉर्मली इसमें देखते हैं ना, बोर्ड पर देखते हैं, उसको उसकी तरह से करने की कोशिश करते हैं। मैं पेंट स्क्रीन खोल देता हूँ अपनी। यहाँ पर जो है मैं वैसे ही, जैसे मोटर में मैंने जो है वो पोल बनाए थे दो, वैसे पोल बना लूंगा। और उसको जो है वो एक साइड से जो है मिटा लूंगा, खत्म कर लूंगा। एक साइड से दिखना चाहिए ताकि पता नहीं चले पोल कितने बड़े हैं। एक पोल को नाम दूंगा एन और दूसरे को दूंगा एस। नीले और ब्लू और लाल का यूज करते हैं नॉर्मली दिखाने के लिए, अलग अलग टर्मिनल दिखाने के लिए। यहाँ पर क्या करूंगा, एक आर्मेचर बनाऊंगा। आर्मेचर चौकोर रखूंगा मैं, और साइज थोड़ा सा छोटा रखूंगा। ये आर्मेचर बनाया। आप बोलोगे नीचे से बंद क्यों है ये, इसको खोल देते हैं अपन। इसको ऐसा करा, इसको ऐसा करा। मैं पहले डीसी जनरेटर बता रहा हूँ आपको, है ना, एसी नहीं बता रहा हूँ। ये स्प्लिट रिंग लगा दिया आपने यहाँ पर, मतलब ये इसके साथ घूमेंगे, भुजाओं के साथ घूमेंगे। स्प्लिट स्प्लिट रिंग जो है वो भुजाओं के साथ साथ घूम रहे होंगे, लेकिन ये ब्रश जो है वो इससे टच रहेंगे, केवल इससे टच रहेंगे। इसके पहले आपने जो मोटर पड़ी थी उसमें क्या पढ़ा था आपने, उसमें जो है वो पढ़ा था कि अपन ने उसको बाहर से ऊर्जा दी और वो करंट इसके अंदर गया और उस पर बल आरोपित होता है और ये मोटर घूमने लगती है, जिसका यूज हम कर लेते हैं बाहर कहीं पर भी किसी चीज को भी घुमाने के लिए। अभी आपने बैटरी लगाई थी यहाँ पर। सबसे बड़ा मेजर चेंज मोटर और जनरेटर के सर्किट में यही है। आपने मोटर के सर्किट में यहाँ पर बैटरी लगाई थी। अब हमको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं। बैटरी काहे के लिए लगाई थी, ताकि करंट इसके अंदर जा सके, कॉइल के अंदर, और ये कॉइल घूम सके। अब घुमाने का काम हम कर रहे हैं, हमको यहाँ पर बैटरी नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर बल्ब चाहिए, जिससे ये बल्ब जो है वो जल सके हमारे घुमाने के कारण से। हमको यहाँ पर अब बल्ब चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर। डीसी बल्ब है, इस तरह का लगा दिया हुआ है।
है ना। तो अब होगा क्या, नाम दे देते हैं, आप इसको एक्स वाई नाम दे सकते हो, B1/2 नाम, B1 B2 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको B1 B2 बोल रहा हूँ। ब्रश वन, ब्रश टू। काय के बने होते हैं, कार्बन के बने रहते हैं। स्प्लिट रिंग को नाम दे रहा हूँ मैं S1 और S2, S1 और S2। कुंडली को नाम दे रहा हूँ ABCD, ABCD। चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, N से S की तरफ। बोल रहे हैं इस कुंडली को, मान लो ये एक सिंपल सा एक तार है, ये सिंपल सा तार है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे इस पर, तो इस पर जो है इसमें चुंबकीय, इसमें सेल्फ इंडक्ट स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व को बोलेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, हाँ, स्वप्रेरकत्व इसमें जारी हो जाएगा, स्वप्रेरित प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न हो जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण से, और इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। कुंडली रखी हुई है, कुंडली को घुमाएंगे यदि हम किसी भी कारण से, यहाँ पर मान लीजिए एक धुरी पर इसको बांधा हुआ है हमने, एक एक्सिस बनाया हुआ है और इसको जो है वो घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। तो क्या होगा, जब इसको घुमाएंगे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो इसमें विद्युत एक बल, इसमें जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो धारा की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो धारा कैसे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो अंदर की तरफ बोर्ड पर नहीं दिखा सकता हूँ मैं, धारा की दिशा ये वाली होगी। ठीक इसके विपरीत जो है ये वाला पोर्शन कहाँ आ रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला तार ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें धारा की दिशा कैसी होगी, नीचे की तरफ होगी। अब देखना बाहरी सर्किट में धारा की दिशा कैसे होगी, बाहरी सर्किट में करंट जो है वो इधर से जा रहा होगा, B1 से जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसा, ऐसा, है ना। करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गया, यहाँ से स्लिप रिंग से होता हुआ, यहाँ से गया, ऊपर से आया, यहाँ से आया, यहाँ से स्लिप रिंग से होता हुआ B1 में गया, यहाँ से आया, और यहाँ से होता हुआ बल्ब में से होता हुआ, फिर यहाँ से गया, B1 में गया, स्लिप 1 में गया, और सर्किट पूरा कर लिया। करंट की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ से होते हुए क्लोज लूप बना रही है। करंट इधर डायरेक्शन में जा रहा है पहले चक्र में, है ना। इसी चक्र को जो है मैं अगर पलट देता हूँ यदि दूसरे केस में बात करता हूँ, यदि यही मोटर का अगर, क्यों, अगले चक्र में क्या होगा, CD इस साइड आ जाएगा, और जो ये रहेगा AB रहेगा वो इस साइड आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, CD यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। इसी प्रकार से ये स्लिप रिंग जो है वो घूम रहे होते हैं किसके साथ, आर्मेचर के कारण से, लेकिन ब्रश B1 B2 नहीं घूम रहे होते हैं, वो फिक्स हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स हैं। तो दूसरे राउंड में क्या होगा, AB इस साइड आ जाएगा और CD इधर चला जाएगा, CD इस साइड चला जाएगा। तो देखते हैं, विद्युत मोटर जैसे ही कॉन्सेप्ट है, CD यहाँ आ गया, C ऊपर था ना, CD, AB इधर आ गया, और CD जो है वो इस साइड आ गया। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अभी भी करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये वाली भुजा जो है, ये यहाँ पर स्लिप रिंग चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर अब S2 आ जाएगा, क्योंकि स्लिप रिंग कैसे जुड़े हुए हैं, स्लिप रिंग जो है वो कुंडली के साथ घूमते हैं, स्लिप रिंग कुंडली के साथ ही घूम रहे होते हैं, इसके कारण से यहाँ पर S2 हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन अभी भी ऐसी बनी रहेगी, आप चाहो तो लगा के देख लो, ये कुंडली का सिरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बल ऊपर की तरफ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वैसा वैसे, धारा की दिशा अभी भी वहीं के वहीं आ रही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। तो अभी भी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ से करंट जाएगा, इधर से DCBA से होता हुआ, S1 से होता हुआ, B1 से होता हुआ, यहाँ से इंटर करेगा बल्ब में, और यहाँ से इंटर चला जाएगा। मतलब पहले चक्र में दिशा कैसी थी, ब्रश B2 से B1 की तरफ थी बाहरी सर्किट में, अंदर की सर्किट में ABCD की तरफ थी, ABCD से होकर जा रही थी। बाहरी पथ में कैसी थी, B2 से B1 की ओर थी करंट की डायरेक्शन। दूसरे चक्र में भी क्या हो रहा है, दूसरे चक्र में भी करंट की डायरेक्शन B2 से B1 की तरफ है, अंदर जरूर चेंज हुई है, पहले ABCD थी करंट की डायरेक्शन, अब DCBA हो गई है। अंदर जरूर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन बाहर करंट की डायरेक्शन सेम है। अब पहले भी इसी डायरेक्शन में बह रहा था करंट, अब भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, और हमें जो है वो लगातार बाहर DC करंट मिलता रहेगा, जिससे ये बल्ब जो है वो एक ही डायरेक्शन में, जो DC बल्ब होगा, यदि LED बल्ब होगा, वो LED बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, और जो धारा मिल रही है हमको उसको DC धारा बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। और इस प्रकार से हमको कौन सा जनरेटर मिल जाता है, DC जनरेटर मिल जाता है। हिंदी में बोले तो DC जनित्र मिल जाता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ जनरेटर।
है ना? मतलब हमने कौन सी धारा उत्पन्न कर ली? डीसी धारा उत्पन्न कर ली। इस धारा का यूज़ हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? मोबाइल चार्ज करने में कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करने में कर सकते हैं, टॉर्च जलाने में कर सकते हैं, छोटा-सा पंखा बनाने में कर सकते हैं। इसी तरह का जो है हम बना सकते हैं। और मैंने शायद आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप ऐसा चीज़ डिवाइस बना सकते हो कि आप ट्रेन में से पंखा हाथ बाहर निकालोगे और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा होगा। वो सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा होता है। आपको केवल यहाँ पर घुमाने के लिए एक पंखा लगाना है और ट्रेन से बाहर जैसे ही बाहर निकालोगे आर्मेचर कॉर्ड घुमा रहा होगा, ट्रेन की हवा घुमा रही होगी और आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होने लगेगा। ऑलरेडी ऐसे इक्विपमेंट जो है वो आने भी लगे हैं और आप खुद भी बना सकते हो। क्या सच में ऐसा बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बस वो एक थोड़ी-सी मोटर जो है वो वैसी मिलना चाहिए, डीसी मोटर वैसी मिल जाना चाहिए जिसमें करंट उल्टी तरह से वो काम कर सके और आप बिल्कुल डायरेक्टली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। है ना? तो ये बिल्कुल बेसिक जनरेटर, बेसिक डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एसी में क्या हो जाएगा? एसी में कुछ भी नहीं होगा, बस ये स्प्लिट रिंग की जगह कौन से रिंग होंगे? पूरे के पूरे रिंग होंगे, स्लिप रिंग होंगे वहाँ पर। स्प्लिट रिंग मतलब स्प्लिट, एस-पी-एल-आई-टी, स्प्लिट मतलब विभक्त, 2 टुकड़ों में स्प्लिट रिंग बंधे हुए हैं। और स्लिप रिंग मतलब क्या हो जाएँगे? एक वलय रहेगा। स्लिप रिंग मतलब जो हो जाएँगे वो एक वलय रहेगा और इसमें जो है वो आर्मेचर की जो धारा रहेगी वो इधर से उधर टच रहेगी और घूमती रहेगी इसके साथ, है ना? वो स्लिप रिंग होता है। स्प्लिट रिंग डीसी में यूज़ किए जाते हैं, स्लिप रिंग जो है वो एसी में यूज़ किए जाते हैं। एसी जनरेटर में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्या फ़र्क पड़ेगा? एसी अच्छा इसमें मैं आप बोलोगे भैया विद्युत मोटर्स में आपने जो है प्रमुख भाग बताए थे, सिद्धांत बताए थे, कार्यविधि बताई थी, इसमें क्यों नहीं बताई है? इसमें भी लिख सकते हो आप वैसे ही। सिद्धांत कौन-सा रहेगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, एक ही लाइन लिखना है आपको। ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम, सीधे हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। सिंपल सा सिद्धांत है। क्या बोला मैंने? यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे घुमाया जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और उस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम अनुसार ज्ञात की जा सकती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। सिद्धांत लिखने के बाद आपको प्रमुख भाग सेम टू सेम विद्युत मोटर जैसे ही रहेंगे। इसमें 2 क्षेत्र चुंबक एनएस होते हैं, जो कि स्थायी चुंबक हैं। प्रैक्टिकली इनकी जगह विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है। कुंडलीय आर्मेचर नरम लोहे के फ्रेम पर तांबे के विद्युतरोधी तार को लपेटकर कुंडलीय आर्मेचर बनाई जाती है, जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। उसके बाद स्प्लिट रिंग जो है वो एसी-डीसी में अलग-अलग होते हैं। धातु के एक वलय को काटकर 2 विभक्त वलय बनाए जाते हैं, जो कि कुंडली के साथ घूम रहे होते हैं। या धातु के 2 रिंग भी बनाए जाते हैं, वलय बनाए जाते हैं। डिपेंड करेगा आपसे एसी लिख रहे हो या डीसी। एसी लिख रहे होते तो पूरे वलय लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर डीसी लिख रहे होगे तो स्प्लिट रिंग यूज़ किए जाते हैं, विभक्त वलय यूज़ किए जाते हैं। और दोनों ही विभक्त हों चाहे पूरे रिंग हो, दोनों ही कुंडली के साथ-साथ घूम रहे होते हैं। ब्रश के बारे में लिखोगे प्रायः कार्बन के बनाए जाते हैं और स्थिर होते हैं, घूमते नहीं हैं। ये केवल बाहरी परिपथ से आर्मेचर को करंट प्रोवाइड करने का, संपर्क में रहने का काम करते हैं। केवल जो है वो संपर्क बनाए रखते हैं आंतरिक सर्किट का, आंतरिक परिपथ का बाहरी परिपथ से। तो जो मेन भाग है वो पूरे विद्युत मोटर जैसे ही हैं। कार्यविधि ज़रूर चेंज होगी। कार्यविधि में हम क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर है ये। तो डीसी जनरेटर की कार्यविधि क्या होगी? ध्यान से सुन लीजिएगा। एसी की भी लगभग वैसी-वैसी रहेगी। आपको एसी की याद करना पड़ेगी, वो भी बता रहा हूँ अभी आगे अगले पोर्शन में। अभी डीसी की सुन लीजिए। सबसे पहले एक कुंडली रखी हुई है एक क्षेत्र चुंबक एनएस में कुंडली रखी हुई है। कुंडली को हम जो है वो दक्षिणावर्त घुमाते हैं, क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं। तो घुमाने पर कुंडली के भुजा एबी पर एक बल आरोपित करते हैं। बल आरोपित करने के कारण से उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सीडी पर भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें धारा की दिशा ए बी सी डी की ओर होती है। बाहरी परिपथ में S1 का संबंध B1 से होता है, S2 का संबंध B2 से होता है और बाहरी परिपथ में धारा की दिशा जो है ब्रश B2 से B1 की तरफ होती है। दूसरे अर्धचक्र में S2 का संबंध B1 से हो जाता है और S1 का संबंध B2 से हो जाता है। कुंडली को पुनः दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो आंतरिक सर्किट में धारा की दिशा DCBA हो जाती है और बाहरी सर्किट में पुनः धारा की दिशा B2 से B1 की ओर रहती है।
इस प्रकार हर एक चक्र में धारा की बाहरी परिपथ में धारा की जो दिशा रहती है वो B2 से B1 की ओर होती है, एक ही दिशा में हमें विद्युत धारा मिलती रहती है, इसीलिए यही डीसी जनित्र की कार्यविधि है। एक बार फिर से सुन लो दोनों चक्र के बारे में। पहले चक्र में कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई है, उस पर जो है हमने उसको दक्षिणावर्त घुमाया, घुमाने पर हमने जो है कुंडली की एक भुजा पर बल आरोपित किया, बल आरोपित करने के कारण से इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जो ए से बी की तरफ जा रही होगी। इसी प्रकार सीडी भुजा पर भी विद्युत धारा आरोपित होगी, जो सी से डी की तरफ जा रही होगी। बाहरी परिपथ में S1 का संबंध B1 से रहेगा, S2 का संबंध B2 से रहेगा, और बाहरी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होगी वो ब्रश B2 से B1 की तरफ जा रही होगी। अगले अर्धचक्र में S1 का संबंध B1 से हो जाता है, और S2 का संबंध B1 से हो जाता है, और S1 का संबंध B2 से हो जाता है, और धारा की दिशा आंतरिक सर्किट में बदल जाती है, DCBA हो जाती है, लेकिन बाहरी परिपथ में अभी भी विद्युत धारा की दिशा B2 से B1 की तरफ रहती है। इस प्रकार हमें दोनों ही अर्धचक्र में धारा बाहरी परिपथ में एक ही दिशा में धारा मिलती रहती है, और यही विद्युत इसी प्रकार से हमें जो है वो लगातार धारा मिलती रहती है, और यही विद्युत जनित्र की कार्यविधि है। इसी तरह से विद्युत जनित्र लगातार एक दिशा में धारा देते रहता है, इसलिए हम इसको डीसी जनित्र कहते हैं। कहाँ यूज किया जाता है विद्युत डीसी जनित्र का यूज? वहीं पर, जैसे मोबाइल चार्जर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत कम पूछा जाएगा। डीसी जनित्र जो है वो डीसी विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए डीसी जनित्र का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। चलो एक बार फिर से कनेक्ट हो और अपन जो है वो एसी जनित्र और पढ़ लेते हैं। क्या फर्क होता है? कुछ नहीं होता, बस वलय पूरे हो जाते हैं। तो वही देखते हैं एक बार फिर से। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन उसको